हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विशालपुर कहकर एक बहुत ही प्राचीन और पिछड़ा हुआ गांव था, जिसकी इतनी प्रगति भी नहीं हुई थी। गर्मी के मौसम का आगाज हो चुका था। गांव वालों के हाल बद से बदतर होते जा रहे थे। केवल अमीर लोगों के पास ही एसी, कूलर और फ्रिज जैसी सुविधाएं थीं, लेकिन गरीबों को तो गर्मी के प्रकोप का शिकार बनना ही पड़ता था। उसी गांव में रत्नाकर कहकर एक गरीब आदमी अपनी बीवी सुधा संग रहता, जिसका उसी गांव में एक ढाबा भी था। पूरे गांव में रत्नाकर अपने ढाबे के लिए खूब मशहूर था। अरे वाह भाई रत्नाकर भाई साहब, ये तुम्हारे हाथ के बनी कढ़ी चावल और ये आमरस पूरी, आ हा 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 हा। अरे भाई मजा ही आ गया भैया। जीवन में इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर तो मेरी बीवी ने भी मेरा दिल नहीं जीता जो तुमने एक झटके में जीत लिया भाई, वाह। ये लालू बिल्कुल सही कह रहा है भाई। मैं तो अब अपनी बीवी को छोड़कर तुम्हारे हाथ का खाना खाने आऊंगा। ठीक है भाई साहब, ये लीजिए आपका मीठा पान और ये आपका गुलाब जामुन। रत्नाकर का जीवन में सब कुछ कुशल मंगल तो चल रहा था, लेकिन गर्मी में आने से उसके ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना न के बराबर हो चुका था। रत्नाकर काफी चिंताग्रस्त हो गया था। क्या हुआ जी, आज भी बोनी नहीं हुई क्या ठीक से? बताइए ना, आप बहुत ही हताश लग रहे हो। हाँ सुधा, बढ़ती गर्मी के कारण कोई हमारे ढाबे पर आने के लिए तैयार ही नहीं है। जाहिर सी बात है, कोई इतनी भयंकर धूप में उबलने के लिए निकले भी क्यों भला। काश हमारे ढाबे पर एसी होता, या फिर वो शहरी दुकानों वाला कूलर, कितना अच्छा होता ना फिर। सच में गरीब की तरक्की सिर्फ मिट्टी तक ही सीमित है। अब न जाने आगे क्या होगा। आज मंदिर में पूजा है, भगवान जी के आशीर्वाद लेकर हम अच्छे दिनों की प्रार्थना करेंगे। हाँ सुधा, अब और कर ही क्या सकते हैं। रत्नाकर और सुधा दोनों ही मंदिर जाकर भगवान जी के चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद लेते हैं। दिन ब दिन रत्नाकर और सुधा का जीवन मुश्किलों से भरता जा रहा था। ढाबे पर कोई भी आने को तैयार नहीं था। एक दिन सुधा रत्नाकर को एक सुझाव देती है। जी, क्यों ना हम ढाबे की खिड़कियों पर ठंडी रजाइयां टंगा दें, जिससे ढाबा ठंडा रह सके। फिर तो गांव वाले हमारे ढाबे पर ठंडी हवा लेकर चैन से खाना खाने का आनंद उठा सकेंगे। हाँ सुधा, ये सुझाव भी अच्छा है। इसे आजमा कर देखते हैं, क्या पता दादी माँ का ये प्राचीन नुस्खा हमारे काम आ जाए। सुधा और रत्नाकर दोनों भी ढाबे की खिड़कियों पर ठंडी रजाइयां लगा देते हैं, जिससे ढाबा कुछ हद तक ठंडा हो जाता है। लेकिन इस पैतरे को आजमाने के बावजूद भी ढाबे पर ग्राहक नहीं आ रहे थे। रत्नाकर बहुत दुखी हो चुका था। उस पर आर्थिक समस्या का पहाड़ टूट पड़ा था। घर में तो खाने के लिए नहीं है। लगता है हमें आज भी पड़ोस वाले राजेंद्र चाचा या फिर मंदिर से मिलने वाला मुफ्त खाना खाना ही पड़ेगा। घर मालिक भी फोन पर फोन किए जा रहा है। 2 महीनों से भाड़ा नहीं भरा है। धमकी दे रहा है कि अगर इस महीने की आखिरी तारीख तक मैंने भाड़ा नहीं भरा तो वो हमें घर से बाहर निकाल देगा। हे भगवान, ढाबे का भाड़ा तो भर दिया है ना आपने, उस पर तो कोई आंच नहीं आएगी ना। हाँ सुधा, उसी का तो भाड़ा भरा है, जिस कारण मेरे पास जितने पैसे थे सब खत्म हो गए हैं। ये गर्मी लगता है हमारी जान लेकर ही मानेगी। रत्नाकर और सुधा का घर मालिक कुछ दिनों बाद उन्हें घर से निकाल देता है, क्योंकि उन दोनों ने घर के भाड़ा नहीं भरा होता है। घर से बेघर होने के बाद वो दोनों ढाबे में ही रहने लगते हैं। उनके इतने बुरे दिन आ जाते हैं कि उनके पास ढाबे पर खाना बनाने के लिए तक पैसे नहीं होते। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में ये दिन भी देखना पड़ेगा। लगता है अब कोई नई नौकरी ही ढूंढनी पड़ेगी सुधा। जी, मैंने रामा से बात की है। उसके पति किशोर आपसे मिलकर आपको नौकरी के बारे में बता देंगे। हाँ, ये सही रहेगा सुधा। भगवान करे कम से कम केवल ये नौकरी तो लग जाए, तो फिर जितना मैंने खोया है मैं उसे फिर से पा सकूं। रमा का पति किशोर रत्नाकर को मिलता है और उसे स्टेशन के सामने के एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी के बारे में बताता है। अरे वाह, 15,000 हर महीने, ये तो काफी अच्छी तनख्वाह है। धन्यवाद किशोर भाई। अरे चलो रत्नाकर भाई, आज के आज ही तुम्हें उस रेस्टोरेंट के मालिक से मिलवाता हूँ। तुम उससे बात कर लो और फिर जब वो तुम्हें बुलाए तब से काम पर आ जाना। हाँ चलो चलो।
रत्नाकर उस रेस्टोरेंट में जाता है और वहां के सेठ से बात भी कर लेता है। सेठ रत्नाकर को 2 दिन बाद से काम पर आने को कह देता है। रत्नाकर बहुत खुश हो जाता है। वो वहां से घर लौटते समय रास्ते पर एक बूढ़े आदमी को सूटकेस उठाकर कहीं जाते हुए देखता है। वो आदमी उस सूटकेस को उठा नहीं पा रहा था, फिर भी कोशिश कर रहा था। रत्नाकर उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसकी मदद करता है। काका, आपकी सांस फूल रही है। आप एक काम कीजिए, ये सूटकेस आप मुझे दे दीजिए, मैं इसे उठाता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम क्यों तकलीफ ले रहे हो, मैं उठा लूंगा। मेरा घर तो यहीं पास में है, 2 मिनट की दूरी पर। वो दरअसल टैक्सी वाले ने मुझे गलत जगह छोड़ दिया, इसलिए मैं चल चल कर पैदल ही जा रहा हूँ। अच्छा, ये बात है क्या? फिर भी काका, आप रहने दीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आप तो मेरे पिता समान है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो फिर ठीक है। ये लो, उठाओ इसे। रत्नाकर उस बूढ़े आदमी का भारी भरकम सूटकेस उठाकर उसे उसके घर तक छोड़ देता है। लेकिन ये क्या, जब रत्नाकर उस बूढ़े आदमी का घर देखता है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका घर एक बहुत बड़ा बंगला होता है। बूढ़ा आदमी रत्नाकर को एक पैसों का बंडल निकाल कर देता है। ये लो बेटा, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें भेंट और मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो, मना मत करना बेटा। अरे नहीं नहीं काका, मैं इतने सारे पैसे स्वीकार नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो ये है कि आप मुझे केवल 1 रुपये का सिक्का दे दीजिए, मैं उसे शगुन समझकर खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा। अरे कितने नेक विचारों वाले व्यक्ति हो तुम बेटा, तुम्हारी आंखों में तुम्हारा ईमान साफ साफ झलक रहा है। तुम खूब तरक्की करोगे बेटा, देखना। लेकिन अभी के लिए तुम्हें इन पैसों को स्वीकारना होगा। तुम मुझे अपने पिता समान समझते हो ना, तो फिर तुम्हें इन्हें एक बेटा बनकर स्वीकारना होगा। चलो चलो, जल्दी इन्हें पकड़ो, लो, वरना इस तड़कती भड़कती गर्मी में मैं कुल्फी की तरह पिघल जाऊंगा। जल्दबाजी में वो बूढ़ा आदमी पैसों का बंडल रत्नाकर के हाथों में थमा कर चला जाता है। अरे लेकिन काका काका काका, मेरी बात तो सुनिए। रत्नाकर उन पैसों को अपने ढाबे पर ले जाता है और उन्हें देखकर सुधा भी बहुत खुश हो जाती है। जी, आपको ये पैसे किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, लगता है साक्षात भगवान जी ने इंसानी रूप में आकर दिए हैं। सच में बहुत भाग्यशाली हैं हम। चलो सुधा, सबसे पहले इन पैसों को भगवान जी के चरणों में चढ़ा कर आते हैं। अब इन पैसों से हम भी अपने ढाबे को एक मस्त क्लासी रेस्टोरेंट की तरह बना सकते हैं, उसमें एसी लगवाकर। फिर देखना ग्राहकों की कैसी लंबी कतार लग जाती है हमारे ढाबे के बाहर। जी हाँ, तब तो हम हमारे ढाबे का नाम एसी ढाबा रख देंगे, जिसे दूर दूर तक लोग पढ़कर इतनी तपती हुई गर्मी में ठंडी हवा खाने आएंगे। हाँ सुधा, ये सुझाव भी बढ़िया है। क्या बात है। हाँ सुधा, आजकल तो सुधा के सुझाव एकदम छा रहे हैं, कमाल कर रहे हैं आप। जी, आप भी ना। सुधा और रत्नाकर दोनों ही अपने ढाबे पर एसी लगवा लेते हैं, जिससे उनके ढाबे पर बहुत से ग्राहक आने लगते हैं। ढाबे का नाम भी एसी ढाबा हो जाता है। अरे भैया, भले ही हमें एसी की ठंडी हवा खाने के लिए 10 रुपए एक्स्ट्रा क्यों ना भरना पड़े, हम तो फिर भी तुम्हारे ढाबे पर आएंगे। इस भीषण गर्मी में हम सब के बारे में इतना सोचकर ये एसी ढाबा बनवाने के लिए दिल से थैंक यू रत्नाकर भाई। इस तरह रत्नाकर का एसी ढाबा भी धीरे धीरे पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाता है और 10 रुपए एक्स्ट्रा देकर ही सही, लेकिन लोग उसके ढाबे पर आने लगते हैं और वो अपने जीवन में फिर से तरक्की करने लगता है। रोशनपुर नामक एक गांव में हैदर अपनी बीवी गुलनाज के साथ रहा करता था। सास सुरैया भी साथ में रहा करती थी। गुलनाज और हैदर को एक छोटा बेटा भी होता है, जिसका नाम अयान होता है। हैदर का गांव में एक बिरयानी ढाबा होता है, जहां पर वो तरह तरह की बिरयानी बनाता। ओए होए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मुगलई बिरयानी खाकर तो मजा ही आ गया। अरे हैदर भाईजान,
तुम्हारे हाथों में तो वाकई जादू है, जादू। इतना लजीज बिरयानी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई। मजा ही आ गया भाई। अम्मी और अब्बू के लिए भी पैक कर दो, और वो दोनों भी पक्का बहुत तारीफ करेंगे तुम्हारी। शुक्रिया भाईजान। हैदर के ढाबे पर असद कहकर एक हेल्पर भी होता है जो उसकी मदद करता है और लोगों को बिरयानी परोसता है। पूरे गांव में हैदर अपनी बिरयानी के नाम से जाना जाता है और सभी लोग खासकर उसके हाथ की बिरयानी खाने उसके ढाबे पर आते। अपनी बीवी गुलनाज के जन्मदिन पर हैदर गिटार बजाता है और गुलनाज की पसंदीदा अवधी बिरयानी बनाता है। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ है, मुझे प्यार हुआ है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत और रूहानी आवाज है आपकी। शुक्रिया इस लम्हे को और भी यादगार बनाने के लिए। और हाँ, सबसे ज्यादा शुक्रिया तो इस बिरयानी के लिए। सच में आप जैसी बिरयानी कोई भी नहीं बना सकता हैदर जी। अरे बनाए भी क्यों ना, आखिर मैं शौहर किसका हूँ, बोलो बेगम जान। हैदर जी आप भी ना। जन्मदिन मुबारक हो गुलनाज, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे और तुम्हें हमेशा हंसता हुआ रखे, यही दुआ है मेरी। हैदर की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जो उसकी जिंदगी को बुरी तरह उजाड़ने वाला था। ढाबे का सिलेंडर फट जाता है और आग लग जाती है, जिसमें हैदर बुरी तरह जल जाता है। अरे बचाओ बचाओ। हैदर का ढाबा भी जलकर राख हो जाता है और उस दिन असद की छुट्टी होती है। हैदर को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। हैदर को ठीक होने के बाद घर पर ही रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बेटे को। हैदर बेटा, तू जल्दी से ठीक हो जाएगा। अल्लाह तुझे बहुत जल्दी सही सलामत कर देंगे, बस तू हिम्मत रख बेटा। हाँ हैदर जी, हम सब आपके लिए अल्लाह से दुआ मांगेंगे अब्बू, है ना अम्मी, है ना दादी? हाँ अयान बेटा। हैदर के साथ हुए इस हादसे के कारण घर पर बहुत पैसों की समस्या हो जाती है। अयान को उसके स्कूल से निकाल दिया जाता है और घर पर भी राशन खत्म होने लगता है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है अम्मी जान कि मैं क्या करूं। अयान को भी उसके स्कूल से निकाल दिया है फीस ना भरने की वजह से। घर पर सारा राशन भी खत्म हो रहा है। बहुत चिंता सता रही है मुझे तो। पता नहीं हमारे मुकद्दर में क्या लिखा है। गुलनाज बहू, तुम्हें हिम्मत बांधनी होगी। क्यों ना हम दोनों बिरयानी ढाबे का कारोबार संभालें। हैदर को मैंने ही बिरयानी बनाना सिखाया था और अब तुम्हें सिखाऊंगी। देखना, हम दोनों सास बहू मिलकर ढाबे को बहुत ही अच्छे से संभाल लेंगे। लेकिन अम्मी जान, ये सब कहने के लिए जितना आसान है ना, करने के लिए उतना ही मुश्किल है। हमें दोनों तरफ से सोचना होगा। नहीं बहू, इस तरह डर कर रहोगी तो कभी कुछ नहीं कर पाओगी। हमें हैदर की तबीयत और अयान की पढ़ाई के वास्ते ये सब तो करना ही होगा। ठीक है अम्मी जान, आप साथ हो तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। गुलनाज सुरैया के कहना मान लेती है और सुरैया और गुलनाज दोनों सास बहू मिलकर हैदर के बिरयानी ढाबे को फिर से चलाने लगते हैं और ग्राहकों को उनके हाथों से बनाई गई बिरयानी का स्वाद काफी पसंद भी आने लगता है। ये स्वाद तो आपके बेटे के हाथ की बनी बिरयानी से भी ज्यादा मजेदार है भाई। भाई वाह, आपका तो क्या ही कहना अम्मी जान। मैं तो आपकी बिरयानी का फैन हो गया हूँ। फैन? लेकिन तू मेरा पंखा कैसे हो गया है? तेरे कहने का मतलब क्या है बेटा? अम्मी जान, भाईजान जिस फैन की बात कर रहे हैं उसका मतलब चाहने वाला होता है। ये आपके हाथों की बनी बिरयानी को बहुत अच्छे से पसंद कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये ऐसा कहना चाहते हैं कि ये आपके हाथों की बिरयानी को पसंद करने लगे हैं, उसे चाहने लगे हैं। अच्छा अच्छा, माफी चाहती हूँ बेटा, पढ़ी लिखी नहीं होना इसीलिए है थोड़ा। अरे कोई बात नहीं अम्मी जान। अरे गुलनाज भाभी, अम्मी जान, मुझे और 3 प्लेट मटन बिरयानी पैक कर दो। माशाअल्लाह क्या बिरयानी बनी है। मतलब क्या डालते हो आप अपनी बिरयानी में, समझ नहीं आता।
बेटा, खाना तभी स्वादिष्ट और अच्छा बनता है जब वो दिल से प्यार से बनाया जाए। वहीं सबसे बड़ी खुफिया सामग्री होती है किसी भी खाने के स्वाद में 4 चांद लगाने के लिए। सुरैया और गुलनाज ढाबे को चलाते हैं और साथ ही हैदर की भी देख रेख करते हैं। सभी गांव वासियों को सास बहू की ये जोड़ी बहुत अच्छी लगती है और वो उन दोनों के हाथ की बिरयानी की खूब प्रशंसा करते हैं। असद उन दोनों को कहता है, अम्मी जान, गुलनाज भाभी, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम अपने बिरयानी ढाबे को ऑनलाइन भी चलाएं। मेरा मतलब सोशल मीडिया और इंटरनेट पर हमारी बिरयानी के फ्लेवर्स को प्रमोट करें और ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से भी अपने ढाबे को कनेक्ट कर लें, ताकि लोग हमारे ढाबे की बिरयानी को घर बैठे बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं। असद भाईजान, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। इससे हमारी बिरयानी दूर दूर तक फेमस हो सकती है। असद बेटा, गुलनाज बहू, मैं तो कह रही हूँ कि हम पोस्टर और पैम्फलेट भी छपवा लें अपने बिरयानी ढाबे का, जिससे और भी प्रमोशन हो, है ना? अम्मी जान, वो प्रमोशन होता है। अरे हाँ निगौड़े, वही जज्बात समझना, भाषा क्यों समझता है। सुरैया, गुलनाज और असद तीनों मिलकर गांव की गलियों में अपने बिरयानी ढाबे के पोस्टर्स लगाते हैं। घरों घरों में जाकर पैम्फलेट्स बांटते हैं और इस तरह से वो अपने ढाबे की पहुंच बढ़ा देते हैं। एक रात जब असद चला जाता है और सुरैया और गुलनाज ढाबे को बंद कर रही होती हैं, तभी वहां पर 2 गुंडे आ जाते हैं। उनके हाथों में हथियार होते हैं। अरे जल्दी से जितना रोकड़ा है सारा दे दे, वरना बहुत बुरा होगा, बता दे रहा हूँ। हम अच्छी तरह जानते हैं, उस हैदर के जलने के बाद तुम दोनों सास बहू ने मिलकर बहुत सारे पैसे कमाए हैं। अब बारी आ गई है उन्हें हमें सौंपने की, वरना दोनों की जान को खतरा हो सकता है। गुलनाज और सुरैया बहुत घबरा जाते हैं। हमें छोड़ दो, हम पर रहम करो। मेरा शौहर घर पर बीमार है, मेरा नन्हा सा बेटा वो भी अकेला है। बेटा, हमें छोड़ दो, हम गरीबों के पैसे लूट कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारी खून पसीने की कमाई है। गुंडे सुरैया और गुलनाज की बात नहीं मानते और उन दोनों पर हमला करने ही जा रहे होते हैं कि तभी वहां पर पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है और पुलिस को बुलाने वाला कोई और नहीं, गुलनाज का बेटा अयान होता है। इस तरह गरीब बिरयानी वाली सास बहू ढाबे का नाम रोशन करती हैं और जब हैदर की तबीयत फिर से ठीक हो जाती है, तभी वो भी ढाबे को संभालने लगता है और वो लोग अपने बिरयानी ढाबे को हर एक गाँव में खोलते हैं और खूब नाम कमाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।